वेलकम टू द डिबेट। कल्पना कीजिए कि आप आज से लगभग 2500 साल पहले एक शल्य चिकित्सक यानी एक सर्जन हैं और आपके सामने एक घायल सैनिक है। उसके शरीर में एक तीर का टूटा हुआ हिस्सा मेरा मतलब है बहुत गहराई में धंसा है। अब आपके पास आज की तरह कोई आधुनिक स्कैल्पेल तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड जैसी कोई केमिकल चीज नहीं है और न ही कोई एक्सरे मशीन है जिससे आप अंदर का हाल देख सकें। फिर भी आपको उस तीर को बाहर निकालना है और वो भी बिना किसी महत्वपूर्ण नस या शिरा को काटे। आप ये कैसे करेंगे? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये एक ऐसा परिदृश्य है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। इतनी सदियों पहले जब आधुनिक तकनीक का नामो निशान नहीं था, तब मानव शरीर के अंदर झांकना और उसके जटिल तंत्र को समझना कोई साधारण बात तो थी नहीं। सही बात है। और यही वजह है कि आज हम आयुर्वेद के सबसे रहस्यमयी और गहन विषयों में से एक पर चर्चा कर रहे हैं। सुश्रुत और चरक संहिताओं में वर्णित शरीर उपक्रमणीय शारीर, जिसे हम आज की भाषा में आयुर्वेदिक एनाटॉमी कह सकते हैं। जी। आज के विमर्श का मुख्य प्रश्न ये है कि क्या ये प्राचीन शारीर रचना विज्ञान मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अवलोकन और विच्छेदन पर आधारित एक विशुद्ध प्रायोगिक विज्ञान यानी एम्पिरिकल साइंस था, या फिर क्या ये मूलतः चेतना, पंचमहाभूत और आत्मा जैसी अवधारणाओं द्वारा संचालित एक दार्शनिक संरचना थी, एक फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट? बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस विषय पर मेरा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। मैं मानती हूँ कि अगर आप प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि उनका शारीर रचना विज्ञान पूरी तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट एविडेंस पर आधारित था। यह शल्य चिकित्सा की कठोर व्यवहारिक आवश्यकताओं और मृत शरीर शोधन यानी शव विच्छेदन की अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतियों से जन्मा एक प्रायोगिक विज्ञान था। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इसमें अवलोकन शामिल था, इसमें ऑब्जर्वेशन तो था, लेकिन मैं इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा मानना है कि शरीर की जो मूल परिभाषा है, उसके अंगों का जो वर्गीकरण है, वो मुख्य रूप से दार्शनिक सिद्धांतों से गहराई से बंधा हुआ है। अच्छा। जी। शरीर को केवल मांस, हड्डियों और रक्त के एक यांत्रिक ढांचे के रूप में नहीं देखा गया था। इसे एक ऐसी इकाई के रूप में देखा गया जहां निरंतर विघटन हो रहा है और जहां चेतना का वास है। लेकिन मतलब अगर हम इसे स्रोत के आधार पर देखें तो सुश्रुत का वर्गीकरण कितना तार्किक और वैज्ञानिक है। उन्होंने शारीर शास्त्र को 3 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला है सूक्ष्म शारीर, यानी शरीर की वो बारीक संरचनाएं जिन्हें हम आज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। दूसरा है स्थूल शारीर, जो हमारी ग्रॉस एनाटॉमी है, जिसे हम नंगी आंखों से देखते हैं। और तीसरा है व्यवहार शारीर, यानी क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसका इस्तेमाल इलाज के दौरान होता है। वर्गीकरण तो है, ये मैं मानता हूं, लेकिन एक सेकंड, मैं बस अपनी बात पूरी कर लूं। ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सामान्य शारीर या नॉर्मल एनाटॉमी के बुनियादी ज्ञान के बिना कोई भी चिकित्सक विकृति या बीमारी को समझ ही नहीं सकता। सही है। एक शल्य चिकित्सक के लिए विभिन्न अंगों और उनके आपसी संबंधों का ज्ञान होना अनिवार्य था। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वोच्च माना, यानी जो आंखों से देखा जा सके वही सत्य है। ये पूरी तरह से क्लिनिकल आवश्यकता से पैदा हुआ दृष्टिकोण है, किसी दार्शनिक विचार से नहीं। देखिए, आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दृष्टिकोण बहुत ही आधुनिक चश्मे से प्राचीन ज्ञान को देखने जैसा है। आधुनिक चश्मे से? हाँ, असल में हम आज की एनाटॉमी की किताबों की परिभाषाओं को सुश्रुत पर थोप रहे हैं। जरा शरीर शब्द की व्युत्पत्ति पर ही गौर कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस शरीर शब्द का रोज इस्तेमाल करते हैं, उसका असल मतलब क्या है? आप संस्कृत मूल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये संस्कृत के श्रु धातु से बना है। ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है शीर्यते तत् शरीरम। इसका शाब्दिक अर्थ है
वो जो निरंतर विघटित या नष्ट होता रहता है। आज की भाषा में कहें तो ये निरंतर होने वाले कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। इसके साथ ही चरक संहिता शरीर की परिभाषा देते हुए कहती है कि ये चेतना और पंच महाभूतों के विकारों का समवाय है। समवाय से आपका मतलब एक संयोजन या मेल से है? हाँ, एक ऐसा संयोजन जहां चेतना यानी कॉन्शियसनेस और ब्रह्मांड के 5 मूल तत्व एक साथ आते हैं। जब आप शरीर को चेतना के अधिष्ठान या निवास स्थान के रूप में परिभाषित करते हैं, तो आप इसे एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं मान रहे हैं। आप एक गहरे दार्शनिक विचार की बात कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि यह शरीर ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप है। मैं समझ रही हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दे। भले ही उत्पत्ति और शरीर की अंतिम परिभाषा में ये दार्शनिक तत्व मौजूद हों, लेकिन जब बात इलाज की आती है ना, तो ये विज्ञान पूरी तरह से व्यावहारिक हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। व्यावहारिक? चलिए गर्भ या भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही देख लेते हैं। गर्भ का निर्माण कैसे होता है, ये आयुर्वेद में जिस तरह समझाया गया है, वो मेरे तर्क को सबसे अधिक बल देता है। कैसे? सुश्रुत कहते हैं कि जब गर्भाशय में शुक्र और शोणित का संयोग होता है, तो वहां आत्मा, प्रकृति और विकार भी जुड़ते हैं। तब जाकर वो गर्भ कहलाता है। और फिर इसके विकास की प्रक्रिया देखिए, जो पूरी तरह से पंच भौतिक सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन ये पंचभौतिक सिद्धांत काम कैसे करता है, मतलब शारीरिक रूप से? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वे कहते हैं कि वायु महाभूत इस द्रव्य को विभाजित करता है। आज हम जिसे सेल्यूलर डिवीजन कहते हैं, वे उसे वायु का कार्य मानते थे। अच्छा। फिर तेज यानी अग्नि तत्व इसे पकाता है, यानी मेटाबॉलिज्म शुरू करता है। जल तत्व इसमें नमी लाता है। पृथ्वी तत्व इसे कठोर बनाता है, जिससे मांसपेशियां और हड्डियां बनती हैं। और आकाश तत्व इसे आकार या स्पेस देता है। अब आप ही बताइए, क्या ये माइक्रोस्कोप से देखा गया कोई एम्पिरिकल साइंस है? नहीं, ये पूरी तरह से एक थियोरेटिकल और दार्शनिक फ्रेमवर्क है कि कैसे ब्रह्मांडीय तत्व मानव रूप लेते हैं। ये एक बहुत ही काव्यात्मक व्याख्या है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या हम इसे एक आर्किटेक्ट और एक बिल्डर की उपमा से नहीं समझ सकते? आर्किटेक्ट और बिल्डर कैसे? देखिए, जो दर्शन शास्त्र है, वो पंच महाभूतों वाला सिद्धांत, वह शायद एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट है। वह हमें बताता है कि प्रकृति का मूल डिजाइन क्या है। लेकिन एक शल्य चिकित्सक यानी जो सर्जन है, उसे एक बिल्डर की तरह काम करना होता है। चाहे ब्लूप्रिंट कितना भी दार्शनिक क्यों ना हो, एक बिल्डर को तो ये पता होना चाहिए कि भौतिक ईंटें कहाँ रखी हैं, पानी की पाइपलाइन यानी शिराएं कहाँ से जा रही हैं। सुश्रुत वह बिल्डर थे। उन्होंने शरीर को चिकित्सा शास्त्र द्वारा कहा है, यानी यह चिकित्सा का प्रवेश द्वार है। मैं सुन रहा हूँ। आर्किटेक्ट का दर्शन चाहे जो भी हो, शल्य चिकित्सक को तो चाकू चलाना है और उसे स्थूल शरीर का बिल्कुल सटीक, व्यावहारिक और प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। और यह ज्ञान उन्होंने मृत शरीर शोधन यानी शव विच्छेदन से प्राप्त किया। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मान सकता। विच्छेदन की जिस प्रक्रिया को आप इतना वैज्ञानिक बता रही हैं, मैं उससे असहमत हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। जिस मृत शरीर शोधन की आप बात कर रही हैं, जरा उसकी वास्तविक कार्यप्रणाली को गहराई से देखिए। वो कोई आधुनिक स्कैल्पल या चाकू आधारित विच्छेदन नहीं था। अरे, वो अपने समय के हिसाब से एक अत्यंत शानदार वैज्ञानिक नवाचार था। जरा शव चयन के कड़े मानदंडों को देखिए। आप किसी भी शव को उठाकर अध्ययन नहीं कर सकते थे। सुश्रुत कहते हैं कि विच्छेदन के लिए शरीर के सभी अंग अक्षुण्ण होने चाहिए, यानी पूरे होने चाहिए। मृत्यु विष या जहर से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि विष ऊतकों को खराब कर देता है। बिल्कुल, विष शरीर के ऊतकों को अप्राकृतिक रूप से बदल देता है। अगर आप एक ऐसे शव का अध्ययन करेंगे जिसकी मौत जहर से हुई है, तो एक एनाटोमिस्ट के रूप में आपको अंगों के रंग और आकार के बारे में एकदम गलत जानकारी मिल सकती है। ये बात तो है। मृत्यु किसी दीर्घकालिक बीमारी से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां अंगों को नष्ट या विकृत कर देती हैं। और आयु 100 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में हड्डियां और ऊतक प्राकृतिक रूप से क्षरित हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या चयन के इतने कठोर और तार्किक मानदंड एक विशुद्ध प्रायोगिक विज्ञान का प्रमाण नहीं है? देखिए, शव चयन के मानदंड निश्चित रूप से तार्किक हैं। मैं इसे इनकार नहीं कर रहा।
लेकिन विच्छेदन की वास्तविक प्रक्रिया की जो भौतिक सीमाएं थीं, आप उन्हें नजरअंदाज कर रही हैं। सीमाएं? हाँ, शव को सुरक्षित रखने के बाद उसे बहते पानी में एक पिंजरे में रखकर 7 दिनों तक प्राकृतिक सड़न के लिए छोड़ दिया जाता था। इसे प्यूट्रिफैक्शन कहते हैं। उसके बाद त्वचा और ऊतकों को उशीर, बाल या बांस से बने ब्रश से धीरे धीरे रगड़ के निकाला जाता था। ये एक निष्क्रिय अवलोकन था। निष्क्रिय? या ऊतकों को बिना काटे उनकी परतों को अलग करने की एक बहुत ही नियंत्रित तकनीक थी। लेकिन जरा इसके विज्ञान पर विचार कीजिए। जब आप किसी शरीर को 7 दिनों तक पानी में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऊतक पानी सोखकर फूल जाते हैं। वे अपनी प्राकृतिक संरचना खो देते हैं। इस रगड़ने की विधि से आप शायद बाहरी मांसपेशियां, कुछ बड़ी शिराएं और बड़ी हड्डियां तो देख लें, लेकिन बारीक नसें, सूक्ष्म धमनियां और छोटे आंतरिक अंग इस ब्रश रगड़ने वाली विधि से स्पष्ट रूप से कभी मैप नहीं किए जा सकते। ये भौतिक रूप से असंभव है। इसलिए इससे प्राप्त ज्ञान की एक बहुत ही स्पष्ट सीमा थी। ये एक आधुनिक शरीर विज्ञान जैसा सटीक मैपिंग टूल नहीं था। आपकी बात सुनने में तर्कसंगत लगती है, लेकिन फिर आप अंगों के इस अत्यंत विस्तृत वर्गीकरण और उनकी सटीक गणना को कैसे समझाएंगे? यदि विधि इतनी ही सीमित, फूलने वाली और निष्क्रिय थी, तो उन्होंने इतनी सूक्ष्म संरचनाओं को कैसे गिना? आप किन गणनाओं की बात कर रही हैं? उदाहरण के लिए चरक संहिता में प्रत्यंग यानी शरीर के छोटे हिस्सों की संख्या ठीक 56 बताई गई है। उन्होंने सटीक रूप से बताया है कि 2 जंघा पिंडिका यानी पिंडलियां हैं, 2 उरुपिंडिका यानी जांघें हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात 14 सीमंत यानी क्रेनियल सूचर्स की पहचान की गई है। क्रेनियल सूचर्स? हाँ, हमारे सिर की खोपड़ी कोई एक ठोस हड्डी नहीं होती, बल्कि ये कई हड्डियों का जोड़ होती है। जहां ये हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उन जिगजैग रेखाओं को सूचर्स कहते हैं। 14 सूचर्स को आप केवल बाहर से देखकर या ब्रश से फूले हुए ऊतकों को रगड़कर कैसे गिन सकते हैं? इसके लिए खोपड़ी के आवरण को गहराई से साफ करने और एक बेहद बारीक एम्पिरिकल मैपिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सुश्रुत का षडंग वर्गीकरण शरीर को 6 प्रमुख भागों में बांटता है: 4 शाखाएं, मध्य भाग और सिर। ये इतनी गहरी और सूक्ष्म गणना बिना गहराई से किए गए प्रायोगिक विच्छेदन के संभव ही नहीं है। ये गणनाएं प्रभावशाली है, मैं मानता हूँ। एक और बात जो मुझे जोड़नी है, शव को संरक्षित रखने के लिए उन्होंने जिन घासों का उपयोग किया, जैसे मुंज, वलकल और कुश, वे कोई साधारण घासें नहीं थीं। आज का विज्ञान बताता है कि इन घासों में टैनिन और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। आधुनिक फॉर्मेल्डिहाइड के आविष्कार से हजारों साल पहले सड़ान को धीमा करने और अंगों को संरक्षित करने का ये एक शानदार वैज्ञानिक नवाचार था। ये स्पष्ट रूप से एक एम्पिरिकल माइंडसेट को दर्शाता है। आपकी बात में बहुत दम है और मैं एंटी माइक्रोबियल घासों वाले नवाचार की सच में सराहना करता हूं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि इन गणनाओं का उद्देश्य हमेशा विशुद्ध एनाटॉमिकल मैपिंग नहीं था? तो फिर उद्देश्य क्या था? मतलब इतनी मेहनत से गिनती करने का और क्या कारण हो सकता है? दार्शनिक समरूपता स्थापित करना। दार्शनिक समरूपता? जी, चलिए कोष्ठांग या आंतरिक अंगों की बात करते हैं। चरक ने इनकी संख्या ठीक 15 बताई है, जिसमें नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा और वृक्क जैसे अंग शामिल हैं। बिल्कुल, ये उनकी सटीकता को ही तो दर्शाता है। लेकिन गहराई में जाने पर कुछ और ही नजर आता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि इन अंगों की व्याख्या और संख्या को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है जिससे वे आयुर्वेद के मूलभूत दोष धातु मल के सैद्धांतिक संतुलन को सिद्ध कर सकें। आयुर्वेद मानता है कि शरीर वात, पित्त, कफ जो दोष हैं 7 धातुओं और मलों के संतुलन पर टिका है। कई बार शारीरिक अंगों का जो वर्गीकरण है वो इस सैद्धांतिक संतुलन में फिट बैठाने के लिए डिजाइन किया गया लगता है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने थ्योरी के हिसाब से फैक्ट्स को मोड़ा? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने तथ्य गढ़े, मैं ये कह रहा हूं कि उनका देखने का नजरिया अलग था। अगर उनका उद्देश्य केवल एक आधुनिक एनाटमिस्ट की तरह अंगों की गिनती करना होता तो संख्या और वर्गीकरण शायद कुछ अलग होते। लेकिन यहाँ दर्शन और सिद्धांत शारीरिक अवलोकनों को अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अंगों की ये सटीक संख्या कई बार शारीरिक वास्तविकता से कम और एक दार्शनिक सिमेट्री स्थापित करने से ज्यादा प्रेरित लगती है।
मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये केवल एक दार्शनिक समरूपता थी। शल्य चिकित्सा कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक भौतिक क्रिया है। जब आपको किसी के शरीर से कोई बाहरी वस्तु, कोई शल्य या कोई तीर निकालना होता है, तो आप दार्शनिक समरूपता के सहारे नहीं बैठ सकते। आपको बिल्कुल सटीक भौतिक जानकारी चाहिए होती है। लेकिन देखिए, शल्य चिकित्सा करना चाहता है उसे मृत शरीर का प्रत्यक्ष विच्छेदन करके और शास्त्रों के अध्ययन को मिलाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। जी, यहाँ प्रत्यक्ष यानी जो आपने अपनी आंखों से देखा है, उसे शास्त्र के साथ मिलाकर ज्ञान का मुख्य साधन माना गया है। यह स्पष्ट रूप से एक शल्य चिकित्सक की व्यावहारिक और प्रायोगिक आवश्यकता को दर्शाता है। अगर आपको शरीर से बाण का सिरा निकालना है, तो आपको ये जानना ही होगा कि कौन सी शिरा, कौन सा स्नायु या लिगामेंट कहाँ है। और ये ज्ञान दार्शनिक अनुमानों से नहीं, बल्कि हाथ गंदे करके शव को चीर कर ही आ सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि शल्य चिकित्सा के लिए व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, बिल्कुल है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इस सारे ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या था। आयुर्वेद के ग्रंथों में एनाटॉमी वाले इस पूरे खंड को शारीर स्थान कहा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे केवल अंग स्थान या हड्डी स्थान क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इसमें पूरे शरीर का वर्णन है। सिर्फ इसलिए नहीं, ग्रंथ स्वयं ये स्पष्ट करता है कि इसे शारीर स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मानव शरीर के साथ साथ परमात्मा यानी सुप्रीम सोल का विशेष वर्णन किया गया है। अच्छा। सुश्रुत और चरक के लिए शरीर केवल एक भौतिक इकाई नहीं है जिसे किसी मैकेनिक की तरह ठीक किया जाना है। तो आपके अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य केवल शल्य चिकित्सा करना या बाण निकालना नहीं था। इसका उद्देश्य था शरीर के मूल तत्वों को जानना, ये समझना कि ब्रह्मांड और मानव शरीर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ताकि शरीर और मन के संपूर्ण कल्याण और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। यदि आप प्राचीन एनाटॉमी की केवल इसकी यांत्रिक या सर्जिकल उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, तो आप इसके पूरे सार को, इसके होलिस्टिक दृष्टिकोण को खो देती हैं। ये एक ऐसा विज्ञान था जो शरीर का इलाज करते हुए भी आत्मा को नहीं भूलता था। मैं ये मान सकती हूँ कि उनकी भाषा में दर्शन घुला हुआ था, लेकिन आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ज्ञान के इस उन्नत स्तर तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो उपकरण, तकनीकें और पद्धतियाँ विकसित की, जैसे 14 सूचर्स की पहचान या एंटीमाइक्रोबियल घासों का इस्तेमाल, वे विशुद्ध रूप से प्रायोगिक और वैज्ञानिक थी। और आप इस बात को नज़रअंदाज कर रही हैं कि वे सभी उपकरण और पद्धतियां उस वृहत दार्शनिक विचार की ही अधीन थीं। जब वे कहते हैं कि शरीर निरंतर विघटित हो रहा है, तो उनका ध्यान सिर्फ एक कटे हुए अंग को सीने पर नहीं है। उनका ध्यान उस विशाल ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने पर है जो चेतना को शरीर में टिकाए रखता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिंदु है जहां हम शायद अपनी चर्चा के निष्कर्षों की ओर बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विमर्श रहा। बिल्कुल। मेरा पक्ष आज भी यही है कि सुश्रुत का शारीर, उपक्रमणीय शारीर, अपने समय का एक अत्यंत उन्नत प्रायोगिक विज्ञान है। इसने सूक्ष्म संरचनाओं को समझने के लिए बहते पानी की नियंत्रित तकनीक और औषधीय घासों जैसे शानदार वैज्ञानिक नवाचारों का उपयोग किया। ये शल्य चिकित्सा की एक बेहद मजबूत और व्यावहारिक नींव थी, जिसने हवाई सिद्धांतों के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वोच्च स्थान दिया। सुश्रुत वास्तव में वो महान बिल्डर थे जिन्होंने शरीर की ईंटों को सही मायनों में पहचाना। और मेरी ओर से मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस प्राचीन विज्ञान को केवल एक सर्जिकल मैनुअल या एम्पिरिकल साइंस तक सीमित कर देना, इसके गहन अर्थ को बहुत छोटा कर देना होगा। ये एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है जहां भौतिक विघटन और चेतना एक साथ गुथे हुए हैं। इसके वर्गीकरण और पद्धतियां कोई सूखी एनाटमी नहीं है, बल्कि वो पंच महाभूतों के उस विशाल दार्शनिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो एक मनुष्य को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। ये सच है कि हमारे दृष्टिकोण अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों एक बिंदु पर आकर पूरी तरह सहमत हो सकते हैं। इन प्राचीन संहिताओं में प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी जो हाथों से छुआ जा सके और आंखों से देखा जा सके, और सैद्धांतिक ज्ञान या दर्शन का जो अद्भुत संतुलन है, वो चिकित्सा के इतिहास में वास्तव में अद्वितीय है। बिल्कुल सहमत हूं। ये एक ऐसा संगम है जहां दर्शन और विज्ञान एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने शरीर को खोलने की तकनीक भी खोजी, उसकी नस-नस को समझा और उसी समय उसमें बहने वाली उस अदृश्य चेतना को भी पूरा सम्मान और महत्व दिया। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज का ये विचार है,
आज का हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शरीर को समझने के लिए MRI और एक्सरे की उस स्पष्टता पर निर्भर करता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हम शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक मशीन की तरह देखते हैं। जी। लेकिन क्या आज की ये अत्यधिक यांत्रिक और टुकड़ों में बंटी हुई चिकित्सा पद्धति चेतना और मानव शरीर के उस प्राचीन समग्र दार्शनिक दृष्टिकोण को फिर से जोड़कर कुछ नया सीख सकती है? क्या वो पुराना ब्लूप्रिंट आज भी हमारी मदद कर सकता है? निश्चित रूप से। इन प्राचीन ग्रंथों में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सतह के नीचे हमारे अन्वेषण का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। आज की चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए और हमेशा नए दृष्टिकोण खोजते रहिए।